एक मां जो अपने बेटे की 3 बार शादी करवाती है, लेकिन तीनों बार डिवोर्स हो जाता है। पहली रात के बाद अगले दिन सुबह में ही दुल्हन तलाक ले लेती थी। चौथी बार सच्चाई जानने के लिए उस लड़के की मां रात में खुद दुल्हन बन के कमरे में बैठ जाती है। फिर उसके बाद जो होता है उसे उसकी मां के होश उड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता था कि एक रात के बाद ही दुल्हन चली जाती थी, और उस रात उसकी मां ने ऐसा क्या देखा कि उसके होश उड़ गए? आइए जानते हैं इस पूरी घटना की सच्चाई इस कहानी में। उस लड़के की मां बताती है कि आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी में उसके साथ क्या हुआ वह मैं भूल जाना चाहती हूं, क्योंकि वह बहुत ही अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वह मेरे बेटे का ख्याल अच्छे से रखेगी, क्योंकि मेरा बेटा इस परिवार का एकमात्र वारिस था। इसलिए सभी उसे बहुत प्यार करते थे। इसीलिए किसी को यह बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात जितनी तेजी से नजदीक आ रही थी, मेरा दिल उतना ही तेजी से धड़क रहा था और मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था। वह भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित थी। वह मुझसे बोली कि अगर आज भी ऐसा हुआ तो क्या होगा। मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा निकालो, मैं पहले से ही चिंतित हूं। अब तो मेहमान भी आ गए हैं। पिछली बार महामारी के कारण हम सबको आमंत्रित नहीं कर पाए थे, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए थे। इसलिए पिछली शादी के बारे में बहुत कम ही लोग जानते थे। यह भी नहीं जानते कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे बेटे की दूसरी शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा भी बहुत खुश था। उसे कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी पहली पत्नी से ज्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे तो खुश होना ही चाहिए था। सर्दी का मौसम था, इसलिए सारे मेहमान घर में थे। शादी का नाच गाना बाहर हो रहा था। लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि दुल्हन दूसरे शहर से आई है, बहुत थकी हुई है। मुझे लगता है कि उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? अभी अभी तो उनकी शादी हुई है। दुल्हन को अपने बेटे के कमरे में भेज दो। मेरी जेठानी भी बाल की खाल निकालने में बहुत तेज थी, इसलिए मैं बिना कुछ बोले दुल्हन को अपने बेटे के कमरे में ले गई। फिर उसको कमरे में छोड़ने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। सारे मेहमान अपने अपने कमरे में जाकर आराम कर रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि कब सुबह हो जाए। लेकिन जैसे ही रात को 2:30 बजे मेरे बेटे के कमरे से एक जोर की चीख सुनाई दी, उसके बाद मैं समझ गई थी कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीख सुनाई देने लगी। वह एक लड़की की आवाज थी, और वह लड़की कौन हो सकती है मैं अच्छे से जानती थी। शोर से सारे मेहमान भी धीरे धीरे जागने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाजा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चिल्लाते हुए बाहर निकली। उसके कपड़े बिखरे हुए थे। वह भाग जाना चाहती थी। कुछ औरतें उसे पकड़ी और उससे पूछी, बेटा तुम्हें क्या हुआ? लेकिन वह बेहोश हो गई। अगर कोई भी होश होता है तो उसके ऊपर पानी छिड़कने से वह होश में आ जाता है, लेकिन मेरी बहू पानी डालने पर भी होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। मैं उसे अस्पताल नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। फिर हम उसे अस्पताल ले गए और उसके घर वालों को फोन करके बुला लिया। वह सब लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल थे हर तरफ, और मैं बेचारी परेशान सी हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैं घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहती थी कि अब उसने क्या किया है, तो वह अपने कमरे में नहीं था। उसका फोन भी बंद आ रहा था। कमरे की हालत एकदम नॉर्मल थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कुछ टूटा होगा। लोगों के सवाल से बचने के लिए मेरा बेटा अरविंद कहीं चला गया था। फिलहाल तो मुझे मेरी बहू की फिक्र थी, इसलिए मैं अस्पताल वापस आ गई। 2-3 घंटे बाद अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू मेरे घर नहीं आना चाहती थी। वह बहुत घबराई हुई थी। उसकी मां ने उसे समझाया कि तुम्हारे ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैं भी अपनी बहू को समझाया कि बेटा सुबह मुंह दिखाई की रस्म है, वह हो जाने के बाद तुम अपनी मां के घर चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में, मैं आपके घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। ये सब पहले भी हो चुका था जब अरविंद की पहली शादी हुई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी वही हुआ था। वह भी इसी की तरह कमरे से भागते हुए आई थी और मेरे बेटे का शक्ल नहीं देखना चाहती थी। मेरी दूसरी बहू के घर वाले मेरे बेटे को ढूंढ रहे थे कि उसे बुलाओ, हम उससे पूछेंगे कि उसने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। अरविंद घर आ चुका था। सारे लोग उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन अरविंद कोई जवाब नहीं दे रहा था।
थक हार कर सब लोग चुप हो गए। लड़की के घर वाले भी अरविंद को धमका कर चले गए और अपनी बेटी को भी साथ लेकर गए। अच्छा खासा तमाशा हो गया था। सारे मेहमानों के सामने हमारी नाक कट गई थी। लड़की के मां बाप ने हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अरविंद अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। अरविंद के पिता पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, इसलिए यह सारी बेइज्जती मुझे अकेले सहनी पड़ी। घर में आए रिश्तेदारों ने भी हमें अच्छी खासी बातें सुना दी। सब लोग कानाफूसी कर रहे थे, अरविंद को लेकर तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कुछ बोल रहा था तो कोई कुछ, लेकिन सच्चाई क्या थी यह तो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन मेरे दिमाग में यह चल रहा था कि ऐसा क्या था कि शादी की पहली रात ही मेरी बहू चिल्लाती हुई भाग जाती थी। मेरी बहू ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। मैं सोची शायद मेरी बहू अपने घर वालों को कुछ बताई होगी। यह जानने के लिए मैंने अपनी बहू के घर फोन कर दिया, तो फोन उसकी मां ने उठाया। मैंने अपनी बहू का हालचाल पूछा तो उधर से जवाब आया कि मेरी बेटी अभी ठीक नहीं हुई है और खबरदार जो आपने फोन किया। इतना कहकर उसकी मां ने फोन रख दिया। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वह भी 6-7 महीने तक बीमार थी। आखिर मेरे बेटे में क्या प्रॉब्लम थी कि उसकी पत्नी डर कर भाग जाती थी। अरविंद बहुत सीधा साधा लड़का था और बहुत कम बोलने वाला था, लेकिन उसके अंदर ऐसी कोई भी हरकत नहीं थी जो अब नॉर्मल होती। अरविंद मेरी पहली संतान था, इसलिए मैंने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था। लेकिन हमारे इतने लाड प्यार देने से भी वह बिगड़ा नहीं था। हां, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था। उसे पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था। वह अच्छे अच्छे ब्रांड की चीजें इस्तेमाल करता था। पढ़ाई में भी अच्छा था और नौकरी भी समय से पाली थी। अपनी बहन के लिए वह एक जिम्मेदार भाई था। ना ही कोई गलत संगति थी, ना नशा करता। लेकिन यह जो उसके साथ 2 बार हुआ, पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी। पता नहीं वह क्या करता था कि उसकी पत्नी भाग जाती थी। धीरे धीरे दिन बीत गए। अरविंद अब एकदम नॉर्मल हो गया था। इस बार मैंने सोचा कि मैं अरविंद की तीसरी शादी कराऊं और ऐसी लड़की से कराऊं जो मुझे बताए कि आखिर सुहाग रात के कमरे में अरविंद ऐसा क्या करता है कि उसकी पत्नियां भाग जाती हैं। अरविंद की दोनों पत्नियों से तलाक हो चुका था और मैंने अपने बेटे के लिए तीसरी पत्नी ढूंढ ली। मैंने लड़की वालों को बताया कि मेरे बेटे की पहली शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी कुछ ही दिन रही। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा। फिर उसके बाद लड़की वाले शादी के लिए राजी हो गए थे। फिर धूमधाम से मेरे बेटे की शादी हो गई। मेरी तीसरी बहू का नाम रश्मि था। रश्मि को रात को मैं अरविंद के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बैठाते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोली कि बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। रश्मि मुझे आश्चर्य से देखने लगी कि भला ऐसी कौन सी बात है जो अभी करनी है। मैं रश्मि को समझाते हुए कहा कि बेटा, अरविंद इस शादी के लिए राजी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीब हरकत करे, हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। फिर उसके बाद रश्मि ने हां में सर हिला दिया। उसके बाद मैं अपने कमरे में नहीं गई। मैं हाल में सोफे पर लेट गई और श्रुति को कमरे में भेज दिया कि जाओ सो जाओ, बहुत रात हो गई है। श्रुति कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा था कि मम्मी जी, आप जो भी कर रही हैं गलत कर रही हैं। आप सारी समस्या का हल शादी ही समझती हैं। आपको किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। श्रुति जा चुकी थी और मैं चुपचाप लेटी हुई थी और मन ही मन में भगवान को याद कर रही थी। लेकिन आखिर में वही हुआ जिसका मुझे डर था। रश्मि भी पहले की बहू की तरह चिल्लाते हुए बाहर आई थी और घर से भाग जाना चाहती थी। मैंने जैसे तैसे समझाकर उसे शांत किया। फिर जब वह शांत हुई तो बोली कि आपको अपने बेटे की मेडिकल जांच करवानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा कर लेती तो आज आपको और मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। और फिर उसके बाद रश्मि अरविंद को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन रश्मि के घर से फोन आया कि अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, नहीं तो हम यह काम अदालत से भी करवा सकते हैं। मैं सदमे की हालत में सोफे पर बैठ गई, क्योंकि अब कोई मजबूरी में भी अरविंद को अपनाने को तैयार नहीं था। उसके बाद मैं अरविंद के एक एक हरकत पर नजर रखने लगी कि शायद कुछ ऐसा सबूत मिले कि मैं अपना दिमाग लगा सकूं, सच जान सकूं। लेकिन उसके हाव भाव से कुछ ऐसा लग ही नहीं कि उसमें कुछ अबनॉर्मल भी है। वह एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह था। मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तंग आकर अरविंद के दोस्त को फोन लगाई। मैंने उससे पूछा, नितिन, तुम अरविंद के खास दोस्त हो, मुझे अरविंद के बारे में सब कुछ बताओ। उसने अपने जीवन के बारे में तुम्हें जरूर कुछ न कुछ बताया होगा। लेकिन यह सुनकर मैं हैरान हो गई
कि उसने अपने दोस्त को भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। मैं अरविंद की चौथी शादी करवाने को सोची। इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं सच जानकर रहूंगी। लड़की बहुत गरीब घर से थी। मैं शादी से पहले ही लड़की को सारी बात बता दी। पहले तो लड़की डर गई, फिर मैंने बोला कि तुम्हारे सारे भाइयों की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी, तो वह तैयार हो गई। लड़की का नाम सुमन था। वह बहुत संस्कारी थी। शादी मंदिर में हुई। हैरानी की बात तो यह थी कि रात भी गुजर गई थी। अगले दिन सुबह जब मैं दरवाजा खुलवाने गई, मैं दरवाजा बहुत खटखटाई, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। मैं दरवाजे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने खुद दरवाजा खोला। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी बहू कमरे में बेहोश पड़ी थी। अरविंद कहीं नजर नहीं आ रहा था, शायद वह बाथरूम में था। मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुई है। उसके शरीर पर किसी तरह का कोई चोट का निशान नहीं था। अरविंद भी बहुत परेशान था इन सब चीजों को लेकर। फिर उसके बाद डॉक्टर चले गए। डॉक्टर ने कहा इसे जल्द ही होश आ जाएगा। कुछ देर के बाद सुमन होश में आ गई। होश में आते ही वह बाहर की तरफ भागी और बोली कि मुझे यहां नहीं रहना है। फिर मैं सुमन का हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अरविंद के बारे में मुझे बताओगी। लेकिन सुमन हाथ जोड़कर विनती करने लगी और बोली, मैं कुछ नहीं बता सकती क्योंकि अरविंद मुझे और मेरे भाइयों को मार देगा। सुमन ने भी मुझे कुछ नहीं बताया और अपने घर चली गई। एक दिन अरविंद के खाने में मैंने नींद की गोली मिला दी और डॉक्टर को फोन करके बुला लिया। डॉक्टर अरविंद के कुछ सैंपल लेकर चले गए और बोले कि जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको बताता हूं। और फिर मैं बेसब्री से अरविंद की रिपोर्ट का इंतजार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का कॉल आया और उसने कहा कि अरविंद एकदम नॉर्मल है। उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई हैं। यह सुन के मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। अगर अरविंद नॉर्मल है तो शादी की पहली रात ही उसकी पत्नियां क्यों भाग जाती हैं? यह सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा। कुछ सोचकर मैं सुमन के पास गई। सुमन के माता पिता ने मेरी बहुत इज्जत की। उनको सच्चाई का कुछ पता नहीं था। उन्हें लगा मैं उनकी बेटी को ले जाने आई हूं। मुझे देखते ही सुमन डर गई। वह हम लोगों के साथ ज्यादा नहीं बैठी और कमरे में चली गई। मैं भी सुमन के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मैंने सुमन से हाथ जोड़कर विनती की कि सुमन, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। एक मां की तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज मुझे मना मत करना। लेकिन सुमन किसी भी तरीके से कुछ बताने को राजी नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर सकती हो ना? तुम आज रात मेरे बेटे के कमरे में रुक जाओ। मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूंगी। पहले तो सुमन डरती रही, लेकिन मेरे समझाने पर वह तैयार हो गई। मैं सुमन को अपने घर ले आई। एक बार फिर सुमन को दुल्हन बना के मैंने अरविंद के कमरे में बैठा दिया। अरविंद को मैंने पहले ही फोन कर दिया कि सुमन घर आ गई है, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना। आज मैं घर पर नहीं मिलूंगी। तुम्हारी मौसी की तबीयत खराब है, मैं वहां जा रही हूं और रात भर वही रहूंगी। मेरी बात सुनकर अरविंद ने सिर्फ हां में जवाब दिया। फिर फोन कट गया। मैं अरविंद के कमरे में छुपकर बैठ गई। आज सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और अरविंद कमरे के अंदर आया। उसने एक नजर सुमन पे डाली और बाथरूम में चला गया। सुमन डरी हुई बैठी थी, जैसे अभी उठ के भाग जाएगी। मैं भी सांस रोके आने वाले समय का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक बाथरूम से किसी और के चीखने की आवाज आने लगी। सुमन थर थर कांपने लगी। मैं भी हक्का बक्का हो गई क्योंकि बाथरूम में अरविंद अकेला गया था। फिर अंदर से औरत की आवाज कैसे आने लगी? जब अरविंद बाहर आया तो वह औरत के कपड़े पहने हुए था। चेहरे पे अलग राहत का मेकअप था, एकदम डरवाना। आंखों से जैसे खून निकल रहा था और बोल रहा था कि मैंने माना किया था ना कि मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना। अब अपनी मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसते हुए अरविंद सुमन की तरफ बढ़ा। सुमन दौड़कर मेरे पास आ गई। मैं भी अरविंद को रोकने की कोशिश कर रही थी। अरविंद, क्या हुआ? तुम होश में तो हो? अरविंद बोला। कौन अरविंद? परमिला नाम है मेरा। सुमन मौका देखकर कमरे से भाग गई थी। मैं भी बाहर आके दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अगले दिन सुबह मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन किया और अरविंद की सारी बात बता दी। तब डॉक्टर बोले कि अरविंद पर किसी पागलपन का दौरा पड़ रहा है। थोड़े अपने की प्यार और दावा से ठीक हो जाएगा, लेकिन जिस चीज के वजह से अरविंद को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं उस चीज का पता लगाना पड़ेगा। फिर नाश्ता करते हुए सुमन बोली, मुझे लगता है मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। तो मैं उसके सर पर प्यार से हाथ फेरी और बोली, यह भी तो तुम्हारा ही घर है। इतना सब देखने के बाद आप यह कैसे कह सकती हैं? सुमन ने हैरानी से पूछा। फिर मेरे बहुत समझने पर
और अपने घर की हालत देखकर सुमन तैयार हो गई। फिर जैसे ही 10 बजा, मैं डरते हुए अरविंद के कमरे का दरवाजा खोली और अरविंद एकदम नॉर्मल और तरोताजा लग रहा था। फिर वह मुझसे बोला, क्या मां, मेरे कमरे का दरवाजा किसने बंद किया? मैंने बात को टाल दिया और अरविंद ऑफिस चला गया। फिर मैं अरविंद के कमरे में गई। मुझे ज्यादा छानबीन नहीं करनी पड़ी। अरविंद के कमरे में किताब पढ़ा हुआ था जिसमें परमिला की कहानी लिखी थी। परमिला का पति शादी के दूसरे दिन ही दूसरी शादी कर लेता है, जिससे वह सदमे में चली जाती है। वहीं उपन्यास पढ़ते पढ़ते अरविंद उसके कैरेक्टर में घुस गया था। यह सारी बात मैं फोन करके डॉक्टर को बताई। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, अरविंद ठीक हो जाएगा, सारी किताबें कमरे से बाहर निकल दीजिए। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। अरविंद अब एकदम नॉर्मल हो गया था। धीरे धीरे अरविंद और सुमन भी एक हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।